जय संविधान। जय संविधान। देखिए अमिताभ जी, अभी तक तो मैं ये सोचता था 2014 के पहले तक कि भारतवर्ष एक विश्व का सबसे खूबसूरत डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है। और हमारे देश के अंदर ऐसी परंपराएं हम स्थापित करते हैं कि पूरा विश्व हमसे सीखता है। लेकिन अब मुझे लगता है, क्योंकि अमिताभ जी मुझे ख्याल आया, एक बार युगांडा के नेता इदी अमीन ने कहा था कि हाँ, आप लोग बहुत ज्यादा राइट टू स्पीक की बात करते हैं, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। चलिए, आपके पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है, लेकिन उस स्वतंत्रता का उपयोग करने के बाद फिर स्वतंत्रता मेरी है। मतलब आप बोलने तक तो स्वतंत्र हैं, लेकिन बोलने के बाद जो करना है वो मुझे करना है। और ये आजकल हम हिंदुस्तान के अंदर देख रहे हैं। देखिए, हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस की कैंडिडेट थी, लेकिन खबर मिली कि उनका नामांकन निरस्त हो गया। और यह बताया गया सर, नामांकन इसलिए निरस्त हुआ कि उन्होंने एक उन पे आपराधिक मुकदमा दर्ज था जिसे उन्होंने छिपाया। अच्छा, जब बाद में विवेक तनखा साहब, जो राज्यसभा के मेंबर हैं कांग्रेस के मध्य प्रदेश से और बड़े प्रतिष्ठित वकील हैं, उन्होंने बताया कि भाई मुकदमा दर्ज ही नहीं हुआ है, अभी तो केवल उनको नोटिस मिला है। और खैर, इसके बारे में विस्तृत रूप से आप बताएंगे क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट है। लेकिन दूसरी तरफ जब लोग कहते हैं कि साहब, किसी व्यक्ति ने जब अपना चुनाव आयोग को अपना एफिडेविट दिया तो उसमें बहुत सारी अपनी सूचनाएं गलत दे दी, अपने क्वालिफिकेशन के बारे में, अपने मैरिटल स्टेटस के बारे में बहुत सारी गलत सूचनाएं दे दी। तो अगर ये सूचनाएं हमको मिल जाएं और जो चुनाव आयोग में उसने एफिडेविट दिया उसकी तुलना की जाए, तो पता चलेगा कि उसके भी अभिलेख गलत है, उसका भी एफिडेविट गलत है और पर्जरी का मसला है। लेकिन वहां माननीय न्यायालय का निर्णय हो जाता है कि नहीं, जिसने प्रश्न पूछा उसको दंड मिलेगा। और ये बात जो है व्यक्तिगत उसकी अपनी निजी सूचना है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हम देखते हैं कि जो लोग सरकारी नौकरी ज्वाइन कर लेते हैं गलत क्वालिफिकेशन के आधार पे या फर्जी क्वालिफिकेशन के आधार पे, उन्हें फिर जेल भेजा जाता है, उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। लेकिन बड़ी अलग तरह की स्थिति है। हम ये भी देखते हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या उनके नेता आगे राहुल गांधी को पागल कह देते हैं, मंदबुद्धि कह देते हैं, हमें आपको कभी कभी ओपन डिबेट के अंदर पाकिस्तानी कह देते हैं, खालिस्तानी कह देते हैं, विदेशी कह देते हैं, विदेशी फंडिंग में पलने वाला कह देते हैं, किसानों को विदेशी फंडिंग में पलने वाला कह देते हैं, छात्रों को कह देते हैं, सीबीएसई एक छात्र को सोरोस का एजेंट बता देते हैं, तब तो उनकी कोई मानहानि नहीं होती, तब उन पर कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। और उन्हें अगर आप कुछ भी कह दें तो पूरा जो गवर्नमेंट मशीनरी आपके पीछे पड़ जाती है। तो लगता यही है वही ईदी अमीन की बात कि आप व्यक्ति करिए, लेकिन करने के बाद फिर मैं बताऊंगा मैं क्या करूंगा। और ये मीनाक्षी नटराजन के केस के बारे में पता भी चला, आप सुना, कांग्रेस वाले वहां पे चुनाव आयोग पहुंचे, पुलिस कर्मियों ने उनको रोका, वो वहां जमे रहे, लेकिन उनको आज टाइम मिल गया। और अभी हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं 11 बजे, 12 बजे जब मीटिंग होगी उसके बाद पता चलेगा उसका क्या हुआ। लेकिन जो मैंने वकीलों को सुना और कानूनी राय सुनी, उससे मुझे लगता है कि मीनाक्षी नटराजन का जो ये एफिडेविट को निरस्त किया गया है, उनका रिस्टोर होगा, इलेक्शन होगा और शी विल बिकम द राज्यसभा मेंबर। लेकिन ये जो पूरा परिवेश है आज के तारीख में, अब ये भी सुना है कि ये खबर मिली है गृह मंत्रालय से कि जो कांग्रेस जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर स्वतंत्रता दे दी गई थी आंदोलन करने की, अब इन्हें कोई स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सैटरडे संडे को, हर सैटरडे संडे को वीकेंड पे एक आंदोलन चलाने की बात कर रहे हैं। तो बड़ा विचित्र सा माहौल है कि एक तरफ अब उधर बंगाल के अंदर आप देख रहे हैं कि बंगाल के अंदर क्या खुला नंगा खेल हो रहा है। ईडी सीबीआई, बचना है तो आ जाओ, वरना फिर तुम्हें, कई लोगों को जेल में डाल दिया है, विधायकों को सुना है बनियान अंडरवियर में घुमाया जा रहा है, नंगा करके घुमाया जा रहा है, पिटाई हो रही है। लेकिन लोकतंत्र जो है मूक दर्शक की तरह उसे देख रहा है। ये सब सोशल मीडिया की खबरें हैं, पुष्टि मैं इसकी नहीं कर रहा हूं। लेकिन अमिताभ जी, आपको क्या लगता है मीनाक्षी नटराजन के मामले में और हमारे यहाँ जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसके मामले में, कि कुछ लोगों के पास तो पूरी आजादी है, जो चाहे बोले, 2 टके का टीचर बोल दें, लेकिन टीचर्स की कोई अवमानना ना हो। भाई कोई अगर मान लीजिए सरनेम पे कोई बात कर लेता, उसके सरनेम वाले सबकी भावनाओं को ठेस पहुंच जाती है। और यहाँ पे अगर 2 कॉलेज के टीचर्स कह देते हैं तो दूसरा टीचर अगर पलटवार करता है तो उस पर अवमानना का केस हो जाता है। इधर मीनाक्षी नटराजन के कागज कानूनी स्तर पे निरस्त न होने योग्य होने के बावजूद निरस्त हो जाते हैं। तो क्योंकि ये कानूनी मसला है,
क्योंकि ये पुलिस का मसला है, क्योंकि आपको पता है कानूनी प्रक्रिया है। तो अमिताभ जी आप बताइए, जो मीनाक्षी नटराजन का केस हुआ है और बाकी जो परिस्थिति देश के अंदर है, इसके बारे में आपके क्या विचार? नहीं, धन्यवाद। देखिए, आपने 2-3 बातें बताई। सबसे पहले तो मैं ईदी अमीन के बारे में दर्शकों को बता दूं जो नहीं जानते होंगे। एक युगांडा है, पूर्वी अफ्रीका का देश, वहां का ये तानाशाह हुआ करता था ईदी अमीन। और 1972 में इसने सारे हिंदुस्तानियों को समझिए युगांडा से खदेड़ दिया था। उसमें खास के गुजराती और सिंधी बड़ी तादाद में थे। और ईदी अमीन इतना खूंखार तानाशाह था कि कहते हैं कि वो आदमखोर था, नरभक्षी था और अपने विरोधियों को मरवा के खा जाता था। तो शुक्र मनाइए प्रोफेसर साहब कि अभी ये परंपरा हमारे देश में नहीं शुरू हुई है। अभी यहाँ पर लोगों की हत्या ही हो रही है, उनको मार के खाया नहीं जा रहा है। इतनी मानवता अभी है भारत सरकार में बची हुई। तो ठीक है, आपने ईदी अमीन की बात की कि उसने कहा कि ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपका अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके बाद क्या होगा वो मेरी स्वतंत्रता है कि उसके बाद मैं तुम्हारे साथ क्या सलूक करूंगा। अभी आपने 2 मुद्दे उठाए, एक मीनाक्षी नटराजन का और एक जो गाली गलौज की संस्कृति पनप गई। अब देखिए, गाली गलौज की संस्कृति जो है वो तो पूरा जो फांसीवाद है, चाहे वो हिटलर का फांसीवाद हो या भारत में संघ परिवार का फांसीवाद हो, उसका एक अभिन्न हिस्सा है ना। जैसे कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, ऐसे गाली गलौज की संस्कृति इनका इनका अभिन्न हिस्सा है, उसके बिना ये रह नहीं सकते। और आपको याद होगा पूरा जो राम जन्मभूमि आंदोलन था, जो 80 के दशक में या 90 के दशक में बहुत ज्यादा था, उसमें सैकड़ों जाने गई। किस तरह तथाकथित साधु लोग और सन्यासीन लोग, कौन साध्वी उमा भारती तो ऋतंभरा और कौन कहा, ये लोग बिल्कुल जहर मतलब कि उल्टी करते थे। मुसलमानों को बाबर की औलाद कहते थे, खुलेआम कहते थे। और मीडिया का एक बड़ा वर्ग इतना सांप्रदायिक हो चुका था, आज भी है, कि वो ऐसे वक्ताओं को महिमा मंडित करता था, है ना। कहता था फायर ब्रांड। हम लोग उसमें स्टूडेंट थे तो पढ़ते थे कि भाई फायर ब्रांड ऋतंभरा, फायर ब्रांड बीजेपी लीडर उमा भारती। अरे आप आप गाली गलौज करें तो आप फायर ब्रांड हो जाइए, और हम कुछ बोल रहे तो हम असंसदीय भाषा का हमने प्रयोग किया। अब ये तो बड़े आपके दोहरे मापदंड है। हमारे देश में क्या है, आप छोटे मोटे गली कुची के नेताओं को छोड़ दीजिए, मोदी जी की जो भाषा होती है या ये होती है, किसी भी हालत में वो प्रधानमंत्री की गरिमा के अनुकूल नहीं होती, है ना। कभी वो शशि थरूर की गर्लफ्रेंड को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देते हैं। अरे शशि थरूर से आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, आप उसके गर्लफ्रेंड पर क्यों आ गए? ये तो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड रखता है। कभी वो कांग्रेस की जो सोनिया जी हैं, इतनी मतलब सीनियर नेता हैं, तो उनको आप कांग्रेस की विधवा कह देते हैं। कभी बंगाल में जाते हैं मोदी जी तो दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी चिल्लाने लगते हैं। कलकत्ता का बड़ा अंग्रेजी दैनिक है टेलीग्राफ, उसने अपना हेडलाइंस में दिया था कि प्राइम मिनिस्टर हैं लेकिन ये मतलब कमेंट मारा बॉय की तरह बोलते हैं। जैसे इस हाई स्कूल के जो बच्चे लड़के जो सड़क पर खड़ा होकर लड़कियों पर कमेंट करते रहते हैं, वो अस्तर हो गया है प्राइम मिनिस्टर का। और इसकी देखा देखी पूरे देश में इन लोगों ने एक मतलब बहुत आप कह सकते हैं जहरीला माहौल पैदा कर दिया है कि जो इनके साथ नहीं है सबको गाली देते चलिए। जो लोग अंबेडकरवादी हैं इस देश में, जो लोग सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, वो सब आप सोशल मीडिया पर जाएंगे, सब लोग नीला कबूतर हो गए हैं, नीलांड हो गए हैं, नीला कबूतर हो गए हैं और उनको गालियां पड़ रही हैं। जो लोग हमारे जैसे लोग हैं, जो शहरी हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन गरीबों की बात करते हैं, गरीबों से सहानुभूति रखते हैं, सब के सब अर्बन नक्सल हैं। हम लोग सब अर्बन नक्सल हो गए, है ना। और जो जेएनयू के लड़के हैं, लिब्रांडो भी हो गए, लिब्रांडो हाँ भी हो गए। लिबरांडो हो गए हैं, सेक्युलर हो गए, सेक्युलर नहीं सेक्युलर, लिबरांडो हो गए। जो जेएनयू के लड़के हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो यदि डफली लेके शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो सब टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो सब टुकड़े टुकड़े गैंग है। तो कोई खान मार्केट गैंग है ना, कोई खान मार्केट गैंग है, कोई टुकड़े टुकड़े गैंग है, कोई अर्बन नक्सल है, कोई नीला कबूतर है, राहुल गांधी तो पप्पू हैं तो पागल हैं, क्या क्या हो रहा है। मतलब आपके मुंह पर कोई फिल्टर नहीं, आप किसी को कुछ गाली देके निकल जाइए।
लेकिन यदि आप पर कुछ होगा तब आप संसदीय बातें कहने लग, आप संसदीय भाषा क्या पार्लियामेंट्री लैंग्वेज है, क्या पार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं है, वो सिखाने लगिएगा। तो ये तो इनके दोहरे मापदंड है, और सिर्फ इसी चीज में नहीं, सारी चीजों में इनके दोहरे मापदंड है। तो ये तो एक इनकी बात हुई। जैसे कि अभी अंजना ने कह दिया सारे यूट्यूबर शिक्षकों को कि आप लोग 2 कौड़ी के हैं, और जब उनको कह दिया गया कि आप दलाल हैं तो मानहानि का मुकदमा करने चली गई। आप जब दूसरे का सम्मान नहीं कर सकती हैं, आप जब बहुत आराम से सारे लोगों को सिपिंग कह सकती हैं, सारे यूट्यूबर्स को सिपिंग, उसमें तो मैं खुद भी अपने को मानता हूं, मेरा भी एक चैनल चलता है, उसमें मैं भी कुछ शैक्षणिक बातें करता हूं। तो आप सारे लोगों को आंख मूंद के 2 कौड़ी का कह देती हैं, और आपको बदले में कहा जाता है गोदी मीडिया और पत्तलकार और दलाल, तो आपको मिर्ची लगती है। तो ये इन लोगों ने एक बहुत ही, मैं क्या कहूं, एक मतलब गंदा माहौल बना दिया है, और खुलेआम। और कई बार तो होता है कि न्यायपालिका के भी ऐसे ऐसे फैसले आ जाते हैं कि आप चकरा जाते हैं। अनुराग ठाकुर जैसे लोगों को कोर्ट ने बरी कर दिया कि नहीं, गोली मारो सालों को भड़काऊ नारा नहीं है ना। अरे अब सुना, इसका कोई जवाब, आजकल बैडमिंटन खेलने गए हुए हैं हमारे अरे हाँ, महामहिम। वो अर्जुन राम मेघवाल हैं कानून मंत्री, वो 75 न्यायमूर्तियों के साथ हम लोग इतनी गर्मी में यहाँ जल रहे हैं, बिहार में मैं पटना में पसीने पसीने हो रहा हूँ, ये लंदन में सब लोग बैडमिंटन खेल रहे नहीं हैं। नहीं, लेकिन अमिताभ जी एक चीज ये बताइए, मोदी जी ने तो कहा था, देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं विदेश मत जी जाओ। जी, अच्छा, मत जाओ। और हमारे जो न्यायमूर्ति हैं वो विदेश गए हैं, सामूहिकता गए में हैं, गए। अच्छा, छोटे मोटे होटल बिल्कुल। में तो रुके नहीं होंगे, 200-300 रुपए नहीं नहीं, डॉलर पर डे ना वाले, ना, वो तो भाई दो तीन ना ना, हजार 5,000 रुपए डॉलर पर जी जी, डे वाले बिल्कुल होटल में रुके बिल्कुल। होंगे। बड़े अच्छी और खाने की व्यवस्था होती होगी। बिल्कुल तो ये हमारा डॉलर नहीं खर्च हो रहा है क्या? वो कैसे उनका भुगतान हो रहा है? इससे हमारी देश की नहीं, आर्थिक स्थिति कमजोर हमसे होती है, न्यायमूर्तियों जी से जी, नहीं होती क्या? न्यायमूर्तियों से नहीं होती है, क्योंकि फिर यही न्यायमूर्ति लोग तमाम मामलों में सरकार को क्लीन चिट देंगे। यही न्यायमूर्ति लोग तमाम मतलब संजीव भट्ट को जमानत देने से इनकार कर देंगे, और यही न्यायमूर्ति लोग फिर आम जनता को कॉकरोच बोलेंगे। तो हमें और आपको हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम लोग कॉकरोच हैं। हम लोग ना सरकारी खर्चे पर लंदन जा सकते हैं, ना हम 5 स्टार होटल में ठहर सकते हैं। और ये जो न्यायमूर्ति हैं वो सारा आनंद उठा सकते हैं, वो तो एक अलग बात है। और किसी को बोलने की भी हिम्मत भी नहीं है। इनके पास एक अवमानना का डंडा है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात है ना। तो ज्यादा आप बोलिएगा तो आप पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो नहीं जाएगा, नहीं, मुझ लेकिन पर हम नहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। नहीं, हम अमिताभ जी कंटेम्प्ट नहीं कर रहे, हम तो ये पूछ रहे हैं कि मोदी जी ने जो कहा है, और ये अर्जुन जी सिंह जी, मेघवाल उनको लेके गए हैं, किरण रिजिजू लेके गए हैं और बैडमिंटन खेले, इनके बीच में विरोधाभास तो नहीं है? हम अवमानना कर भी नहीं सकते, हमारी कहाँ औकात है? हम तो किसी साधारण आदमी नहीं कर सकते, वो तो न्यायाधीश है। हम ये कहना है कि मोदी जी की बात को उन्होंने सुना क्यों नहीं? नहीं सुना, नहीं सुना। देखिए, मोदी जी अपनी बात कहाँ सुन रहे हैं, ये तो आप छोड़ दीजिए। ये तो दूसरे, ये तो अर्जुन राम मेघवाल हैं। मोदी जी ने कहा कि कोई विदेश नहीं जाएगा, उसके बाद 5 देशों के दौरे पर निकल गए, और मेलोडी चॉकलेट खिलाने लगे इटली के प्रधानमंत्री को। वो क्या, वो जूम मीटिंग नहीं कर सकते थे इटली के प्रधानमंत्री के साथ? मेलोडी चॉकलेट का पूरा पैकेट कुरियर से नहीं भेज सकते थे? तो ये तो वो अपनी बात नहीं सुन रहे, तो दूसरे लोग उनकी बात क्या सुनेंगे? तो एक तो गाली गलौज वाली बात हुई। दूसरी बात जो अभी आज के परिचर्चा में बहुत महत्वपूर्ण है, वो मीनाक्षी नटराजन का मामला है। मैं संक्षेप में बता दूं दर्शकों को मीनाक्षी नटराजन के बारे में। ये एक तमिल परिवार में पैदा हुई, तमिल मूल की है, लेकिन मध्य प्रदेश में पैदा हुई। और एनएसयूआई से इन्होंने राजनीति शुरू की। बहुत सुशिक्षित महिला है, इन्होंने कानून की पढ़ाई की है, और विदुषी हैं। इन्होंने 2 बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं। एक किताब है 1857 भारतीय परिप्रेक्ष्य, यदि मौका मिले तो सबको पढ़नी चाहिए, 1857 के विद्रोह पर है। और दूसरी किताब है अपने अपने कुरुक्षेत्र, जो महाभारत की महिला पात्रों पर लिखा गया एक उपन्यास है। तो बहुत विदुषी हैं और बहुत ईमानदार, और एक जो सच छवि आज की राजनीति में जो एक विलुप्त प्राय प्रजाति है ईमानदार होना, तो उस विलुप्त प्राय प्रजाति में आती है मीनाक्षी नटराजन। अब अभी जो राज्यसभा चुनाव हो रहे हैं, इनको कांग्रेस ने खड़ा किया मध्य प्रदेश से। कल खबर आई कि भाई इनका रद्द कर दिया गया नामांकन। क्यों रद्द कर दिया गया नामांकन, वो भी सुनिए। कभी ये तेलंगाना की प्रभारी हुआ करती थी। तेलंगाना में कोई कांग्रेसी नेता थे, उन्होंने किसी के साथ छेड़खानी की। उसकी शिकायत जो भी पीड़िता थी उसने बाकी जगह भी की, इनको भी की, क्योंकि ये प्रभारी थी तेलंगाना एनएसयूआई की।
अब इसको लेके कब कोर्ट से इनको 223 सेक्शन 223 है बीएनएसएस का, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता सेक्शन 223 का इनको नोटिस आया। अब कहना क्या है, रद्द करने का की वजह बताई गई है कि आपने इस नोटिस का उल्लेख अपने नामांकन पत्र में, अपने हलफनामा में, एफिडेविट में नहीं किया था। अब देखिए, ये तो एक स्कूल का बच्चा कहेगा कि ये एक नोटिस है, ये कोई क्रिमिनल केस नहीं है। अब तक अदालत ने भी संज्ञान नहीं लिया है, कोर्ट ने भी कॉग्निजेंस नहीं लिया है, और एफआईआर तो खैर नहीं ही हुआ है। मतलब ना इसको अदालत में इसका संज्ञान लिया गया है, कॉग्निजेंस लिया गया है, ना थाना में कोई प्राथमिकी दर्ज हुई है, एफआईआर हुआ है। तो ये सिर्फ एक 223 का नोटिस है। तो अब तो नोटिस, ये तो वही बात हुई कि कल आप बोल रहे कि मीनाक्षी नटराजन ने अपना एक्सरे नहीं दिया है इसलिए इनका नामांकन रद्द किया जाता है ना। ये भी आप कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी जन्म कुंडली नहीं दी है ना, इनके 36 गुण अपने नहीं बताए हैं, इस आधार पर इनका नामांकन रद्द किया जाता है। तो ये तो भाई मतलब एकदम दिन दहाड़े, जो कहते हैं ना दिन दहाड़े हत्या है, ये तो वोट चोरी से आगे का मामला हो गया है। और जब हंगामा हो रहा है, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं 12 बजे दोपहर में इनको कांग्रेसी के शिष्टमंडल को टाइम दिया गया है चुनाव आयोग जाने का। ऐसे चुनाव आयोग से मैं कोई उम्मीद नहीं रखता, चुना आयोग ही है। अब चूंकि नहीं मिलते तो लोग कहते कि भाई सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी से आप नहीं मिल रहे हैं तो आप मिलेंगे, लेकिन जो भी अब इसमें हो सकता है। और देखिए कितना अंतर है, आप झारखंड में परिमल नथवानी वो भाजपा के आशीर्वाद से खड़े हुए हैं, उनमें भी एक ऑब्जेक्शन आया है, तो उनको जवाब देने के लिए समय दे दिया गया। उनका सीधे रद्द नहीं किया गया परिमल नथवानी का, वो बहुत बड़े उद्योगपति हैं, करोड़पति हैं। और मीनाक्षी नटराजन का सीधे आप इस पर कर रहे हैं। और यदि ये लगाया जाए तब तो मोदी जी के इसके पहले के कई सारे जो चुनाव हैं वो अवैध हो गए, क्योंकि वो वैवाहिक स्थिति वाले कॉलम को खाली छोड़ देते थे। मोदी जी ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है, जसोदाबेन को, सबको पता है। तो एक जो वैवाहिक स्थिति वाला कॉलम रहता है, मैरिटल स्टेटस, उस कॉलम को वो खाली छोड़ देते थे। तब तो हो गया, तब तो जितने उन पर तो कायदे से आपको मुकदमा करके ये करना चाहिए, फर्जीवाड़ा के आरोप में उनको जेल भेजना चाहिए कि आपने इस देश के साथ फर्जीवाड़ा किया है। तो ये इस देश में एक अजीब स्थिति बन गई है। देखिए इन लोगों ने सब काम किया। पहले इन लोगों ने कुछ विधायक तोड़ने चाहे, मध्य प्रदेश में कुछ विधायक तोड़ने चाहे कि कुछ विधायक को तोड़ो, क्रॉस, राज्यसभा चुनाव में तो क्रॉस वोटिंग होती ही है, कुछ क्रॉस वोटिंग करवाओ, विधायक को तोड़ लो, ये सब करो। जब वहां दाल नहीं गली, कांग्रेस ने अपने विधायकों को कहीं सुरक्षित जगह भेज दिया, तब इन लोगों ने कहा कि भाई अब तो इसका रद्द करवाना है। तो एक रद्द हो गया कि 223 का नोटिस आया है, जो उसको एक स्कूली बच्चा भी समझ सकता है। इसके लिए कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि इसमें इनको समझ में नहीं आया। तो देखिए कांग्रेस को तो आज के आज सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी चाहिए। कांग्रेस के पास कुछ बड़े बड़े वकील हैं, कपिल सिब्बल हैं, अभिषेक मनु सिंघवी हैं, ये लोग हैं। और ये कहना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की कि भाई एकदम आज के आज इसकी सुनवाई हो। ऐसा क्योंकि 6 साल का तो कार्यकाल ही होता है, पहली सुनवाई में ही आप 10 साल निकाल देंगे, तो जो भी निर्वाचन उसके बाद इसका मतलब क्या रह जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट यदि अर्नब गोस्वामी और बाकी लोगों के मामले में आधी रात में कोर्ट को खोल सकता है और जमानत दे सकता है, तो ये तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्योंकि ये एक सवाल मीनाक्षी नटराजन का नहीं है ना, ये सवाल तो पूरे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था का है। क्योंकि इस बकवास चीजों पर यदि आप नामांकन रद्द करने लगेंगे तब तो विपक्ष का कोई आदमी नहीं जा सकेगा। किसी को आप किसी चीज पर रद्द कर देंगे, किसी चीज को किसी चीज पर रद्द कर देंगे। तो ये एक बहुत बड़े, मैं इसको खतरे की घंटी मानता हूं जी। नहीं ठीक है अमिताभ जी, बिल्कुल सही बात है। ये मीनाक्षी नटराजन के साथ जो हुआ है और झारखंड में जो भारतीय जनता पार्टी समर्थित कैंडिडेट के साथ हुआ है, तो ग्लेयरिंग चीज है। और जिस जी प्रकार से हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले और ये हिंदू रक्षक दल वाले इस प्रकार की कम्युनल बातें कर सकते हैं जो कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, धार्मिक नहीं, विद्वेष बिल्कुल फैलाना। लेकिन चलिए, मुझे थोड़ी बिल्कुल। सी संभावना दिख रही है अमिताभ जी। जो हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे के साहब के बेटे जो कर्नाटका में नए गृह मंत्री बने हैं, वे बड़े जीवंत आदमी हैं और उन्होंने भी आरएसएस से पूरा अपना अटैक शुरू कर दिया है। तो आपको जी क्या जी। लगता है जो वो कर रहे हैं खड़गे साहब, ये क्या कांग्रेस की सही स्ट्रेटेजी है, गलत स्ट्रेटेजी है? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल सही स्ट्रेटजी है। देखिए एक रणनीतिक में कहते हैं ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, है ना, कि आक्रामकता ही सबसे अच्छी, मतलब ये
रक्षा वाली पद्धति है। हमेशा होता है कि इस देश में जो संघ परिवार वाले हैं उनकी एक नीति है कि एक तो चोरी उस पर से सीना जोड़ी, वो गलत काम भी करेंगे और आपको 10 गालियां भी दे देंगे। और जो तथाकथित जो मतलब जिनको ये लोग लिबरांडू कहते हैं और क्या क्या कहते हैं, जो लिबरल लोग हैं वो हमेशा बचाव की मुद्रा में रहते हैं, बैकफुट पर रहते हैं। तो ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं, जो कर्नाटक के नए होम मिनिस्टर बने हैं प्रियांक खड़गे, इन्होंने आरएसएस से कहा कि भाई कागज दिखाइए। एक तो बहुत ही बड़ा मतलब एक ये हो गया, विडंबना हो गई कि अब तक आरएसएस वाले मुसलमानों से कागज मांगते थे, है ना। और अब इन्हीं इसको कहते हैं मियाँ की जूती मियाँ के सर पर। ये तो मुसलमानों से कागज मांगते थे कि ये कागज दिखाओ, वो कागज दिखाओ। अब इन्हीं से लोगों ने कागज मांग लिया कि पहले तुम अपना कागज दिखाओ कि तुम्हारा कब निबंधन हुआ और कितना तुम टैक्स देते हो और क्या देते हो और तुम्हारी कितनी कमाई है, कितना खर्च है। तो ये तो बहुत मतलब बहुत बढ़िया से इन्होंने भिंगा के और सोर्स ऑफ जूते फंडिंग मारे क्या हैं। है, सोर्स ऑफ फंडिंग कहाँ है? बाहर बिल्कुल विदेश से पैसा तो नहीं आता, चाइना से तो बिल्कुल पैसा नहीं आता। बिल्कुल। और होना चाहिए, जब आप छोटे छोटे एनजीओ के फॉरेन एक्सचेंज पर नजर रखते हैं, उनका अकाउंट फ्रीज कर देते हैं। एक मिस्टर हर्ष मांडर हैं, एक बड़े ईमानदार आईएएस हुआ करते थे, मुझे मसूरी में पढ़ाते भी थे। वो बेचारे एक छोटा सा एनजीओ चलाते थे, उनके घर पहुंच गया कि भाई फॉरेन एक्सचेंज का दिखाइए। तो जो आरएसएस है, जो दुनिया भर से उसको फंडिंग होती है, उसको क्यों नहीं किया जाएगा। तो ये तो खैर बहुत अच्छा काम किया है और मतलब आपको बता दिया है कि भाई कर्नाटक में इस तरह से कड़ाई होगी तो धीरे धीरे दूसरे जो राज्य हैं, जो गैर भाजपा वाले राज्य हैं, वो भी करेंगे। कल को तेलंगाना वाले मांग सकते हैं, इन्होंने तो रास्ता दिखा दिया ना, तेलंगाना वाले मांग सकते हैं, केरल वाले केरलम में मांगा जा सकता है, बाकी हिमाचल प्रदेश में मांगा जा सकता है, पंजाब में मांगा जा सकता है। तब इन लोग की सिट्टी पिट्टी गुम होगी कि भाई कागज मांगना तो आसान है, कागज दिखाना कितना कठिन है। जी चलिए अमिताभ जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञानवर्धन हुआ। जी जी बहुत बहुत जी आभार। जी नमस्कार जी। नमस्कार। आपका भी आभार जी।